चंगेज़ खान। ये वो नाम है जिसने 1300 के दशक में दुनिया भर में हाहाकार मचा दिया था। मंगोली कबीले से निकले इस जाबाज योद्धा ने एक सीरीज ऑफ मिलिट्री कैंपेन जारी करते हुए चाइना के कुछ हिस्से के साथ साथ पूरे मध्य एशिया पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। कहा जाता है कि चंगेज़ खान की फौज किसी भी सरहद पर दस्तक देती तब आसमान में गिद्ध भी उनके साथ चलते ताकि फौज द्वारा मारे गए दुश्मन के सैनिकों के मृत शरीरों से अपना पेट भरा जाए। चंगेज़ खान कभी भी अपने दुश्मन पर दया नहीं दिखाता था। उसकी युद्ध नीति इतनी सटीक थी कि मानो कुछ ही घंटों में दुश्मन के खेमे को तहस नहस कर दे। चाइना से लेकर मध्य एशिया के सभी देश चंगेज़ खान नामक बला से डरते थे। मध्य एशिया का कोई भी ऐसा देश नहीं था जो चंगेज़ खान के आतंक से बचा हो। पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने का सपना लिए चंगेज़ खान एक के बाद एक प्रांतों को अपने नाम किए जा रहा था। ऐसे में इतिहास उससे एक सवाल हमेशा से पूछता है और वो ये कि दुनिया को जीतने वाले उस महान सम्राट की नजर भारत पर क्यों नहीं गई? क्यों वो भारत पर आक्रमण किए बिना ही लौट गया? ये वक्त था 1221 का, जब चंगेज़ खान की सेना सिंधु नदी के किनारे खड़ी भारत की सरजमीन को निहार रही थी। बस नदी पार करने की देरी थी, जिसके बाद चंगेज़ खान दुनिया के सबसे वैभवशाली देश भारत को अपने नाम कर सकता था। उसके पास ताकत भी थी और जुर्रत भी, लेकिन चंगेज़ खान ने ऐसा किया नहीं। वो जिस रास्ते से भारत की ओर आया था उसी रास्ते से उल्टे पैर वापस लौट गया, मगर पीछे छोड़ गया एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मध्य एशिया का सबसे खतरनाक शासक, जिसकी सेना के बारे में यह कहा जाता था कि दुनिया की कोई भी फौज उसे हरा नहीं सकती, जिसने अपने साम्राज्य को यूरोप तक पहुंचा दिया था, जो लाशों के ढेरों पर चढ़कर सम्राट बना था, उसने ऐसा किया क्यों? बस इसी सवाल का विश्लेषण हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चंगेज़ खान की भारत पर आक्रमण ना करने की कहानी जानने से पहले हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी शुरू होती है सन 1218 में दक्षिण कजाकिस्तान में बसे एक शहर ओत्रार से। सिल्क रूट पर पड़ने वाला यह शहर मध्य एशिया से यूरोप को जोड़ता था। उस वक्त यह शहर ख्वारिज़म नामक एक सल्तनत का हिस्सा था, जहां के सुल्तान थे तुर्की मामलुक वंश के मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने अपने चाचा इनलचुक को ओत्रार का गवर्नर बनाया था। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि उस वक्त ओत्रार शहर का महत्व अन्य किसी शहरों से बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये मध्य एशिया से यूरोप को जोड़ता। इस वजह से यह शहर व्यापार की दृष्टि से बहुत लाजमी हुआ करता। देश विदेश से कई व्यापारी यहाँ आते और यहाँ की बाजारों में खूब पैसा कमाकर वापस अपने वतन लौट जाते। इसी बीच 1218 में मंगोली व्यापारियों का एक काफिला ओत्रार पहुंचता है, जिसमें मंगोल शासक चंगेज़ खान का एक नुमाइंदा भी शामिल था। जब ये बात ओत्रार के गवर्नर इनलचुक को पता चली, तब उसने इन सभी व्यापारियों को जासूसी के शक के आधार पर गिरफ्तार करवाया। हालांकि ख्वारिज़म और मंगोल के बीच कोई लड़ाई नहीं थी, मगर मंगोली कबीले के रुतबे और चंगेज़ खान के खौफ की वजह से इनलचुक ने एहतियात बरतते हुए ये कदम उठाया था। उसने उस 400 से करीब मंगोली व्यापारियों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे सवाल जवाब करने लगा, मगर आराम से जवाब देने के बजाय उन मंगोलियों ने हेकड़ी दिखाना शुरू किया, जो इनलचुक को पसंद नहीं आया। उसने इसे उसकी तौहीन समझते हुए उन सभी मंगोल व्यापारियों को मार डालने का हुक्म दिया। जब ये बात चंगेज़ खान को पता चली, तब वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपने कुछ दूत सुल्तान मोहम्मद शाह के पास भेजे, ये मांग रखने के लिए कि इस गुस्ताखी के लिए इनलचुक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मगर सुल्तान मोहम्मद शाह का रवैया उसके गवर्नर इनलचुक से भी 2 कदम आगे निकला। उसने उसके पास आए उन दूतों में से एक का सर काट कर और बाकी बचे दूतों की दाढ़ी मुड़वा कर चंगेज़ खान की तरफ वापस भेज दिया। वो कहते हैं ना कि गुस्से में आए शेर को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। सुल्तान मोहम्मद का उठाया यह कदम भी कुछ इस प्रकार का ही था। चंगेज़ खान पहले से ही अपने व्यापारियों की बेमतलब हुई मौत की वजह से गुस्से में था। ऐसे में मोहम्मद शाह की उस हरकत की वजह से उसका वो गुस्सा 7वीं मंजिल पर पहुंच गया। ये वक्त था 1290 का, जब मंगोल सेना ओत्रार के किले को घेरे खड़ी थी। ओत्रार पहुंचते पहुंचते उन्होंने उसके पास के सारे गांवों को पूरी तरह से लूट लिया था। उस वक्त
इनलचुक अपनी चंद सिपाहियों के साथ ओतरार के किले में मौजूद था। मंगोल और ओतरार की फौज ने लगातार 2 महीनों तक एक दूसरे का खून बहाया। जून 1219 आते आते अंततः चंगेज खान की सेना को सफलता मिलती है। उसने एक जोरदार हमला करते हुए किले के बाहरी दीवारों को तोड़ दिया, जिस वजह से मंगोल फौज किले में दाखिल होने में कामयाब हो गई। जिसके बाद इनलचुक को पकड़ लिया गया और समरकंद ले जाकर चंगेज खान के सामने पेश किया गया। जंजीरों से घिरा तख्त के सामने खड़ा वो इंसान चंगेज खान के लिए किसी तोहफे से कम न था। ये तो तय था कि इनलचुक को चंगेज खान के हाथों सिर्फ मौत मिलने वाली थी, मगर वो मौत कैसी होगी ये किसी ने सोचा नहीं था। इनलचुक को सोने और चांदी के आभूषण पहनने का बहुत शौक था। जब उसे चंगेज खान के सामने लाया गया तब उसका शरीर जंजीरों के साथ साथ कीमती आभूषणों से भी भरा पड़ा था। जब ये बात चंगेज खान को पता चली कि इनलचुक अपने गहनों से बहुत प्यार करता है, तब उसने उन गहनों को उतरवाकर उन्हें पिघलवाने का आदेश दिया और उस पिघले हुए सोने चांदी के पानी को जबरदस्ती इनलचुक के आंख और कान में भरवाया, जिस वजह से इनलचुक की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इतना करने पर भी चंगेज खान की भूख न मिटी। उसने ख्वारिज़म के हर उस शहर को तबाह किया जो उसके उन 400 व्यापारियों के मौत का गवाह थे। उसकी फौज किसी आंधी की तरह ख्वारिज़म सल्तनत को मिट्टी में मिला रही थी। चंगेज खान का यह पागलपन सुल्तान मोहम्मद शाह की मौत के बाद ही रुकने वाला था, जिसने बिना किसी तहकीकात के उसके दूतों को बेआबरू कर वापस भेजा था। जब मोहम्मद शाह को पता चला कि चंगेज खान एक खूंखार भेड़िए की तरह उसके साम्राज्य को खत्म कर रहा है, तब उसने बिना किसी जवाबी हमले के वहां से भाग जाने में ही अक्लमंदी समझी। सुल्तान मोहम्मद अपनी जान बचाकर यूं भागा जैसे खरगोश के पीछे लोमड़ी पड़ी हो। अपनी जान बचाने के लिए उसने खुरासान का रुख किया। उस वक्त खुरासान आज के उत्तर पूर्व ईरान का हिस्सा हुआ करता था। मंगोल सैनिकों ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे लगातार उसे यहां से वहां और वहां से यहां भगाते रहे। मध्य एशिया से कई रियासतों में घुसने के बाद अंततः सुल्तान ने कैस्पियन समंदर में बसे एक छोटे से टापू पर शरण ली। उसकी यह तरकीब काम आई क्योंकि मंगोल सैनिक कभी समंदर का सफर नहीं करते थे, जिस वजह से वे वापस लौट गए। किसी जमाने में एक बहुत बड़ी रियासत का बादशाह कहे जाने वाला सुल्तान मोहम्मद अब सुकड़ कर एक छोटे से टापू पर आ गया था। उसके पास अब कुछ बचा नहीं था सिवाय अपने परिवार और कुछ सिपाहियों के। बस इन्हीं के सहारे वो इस वीरान टापू पर घुट घुट कर जीने लगा। साल 1220 में एक बीमारी के चलते मोहम्मद शाह की हुई मौत के बाद उसके बेटे जलालुद्दीन मनमुदी ने सत्ता को संभाला। हालांकि वो सिर्फ नाम की सत्ता थी, क्योंकि गद्दी पर बैठने के पहले दिन से ही मगनबुद्दी भी मंगोल सेना से उसी तरह भागता रहा जैसे उसके पिता भागे थे। मगनबुद्दी के पास 90,000 की फौज थी, जिसके बलबूते पर उसने मंगोल सैनिकों को एक लड़ाई में धूल भी चटाई थी। उसने चंगेज खान के दामाद को मारकर फिर से पुराने जख्मों को हरा बना दिया था। बढ़ते बढ़ते मगनबुद्दी की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो मंगोलियों के खिलाफ आंख में आंख मिलाकर लड़ने लगा। उसने गजनी को अपना ठिकाना बनाया था। गजनी यानी अभी के अफगानिस्तान का एक बड़ा इलाका। जब यह बात चंगेज खान को पता चली कि मगनबुद्दी गजनी में अपना डेरा डाले बैठा है, तब उसने अपनी सेना को तुरंत वहां हमला करने के आदेश दिए। उधर मगनबुद्दी इस बात से पूरी तरह से वाकिफ था कि कभी ना कभी मंगोल सेना उसके दरवाजे पर दस्तक जरूर देगी। ऐसे में उस विशाल सेना से बचने के लिए वो एक योजना बनाता है, और वो योजना थी सिंधु नदी को पार कर हिंदुस्तान में प्रवेश करना। और वही हुआ। मंगोल सेना को गजनी पहुंचने में 15 दिनों की देरी हुई, और इसी बीच मगनबुद्दी सिंधु नदी को पार कर भारत पहुंच भी गया। ये साल था 1221 का, जहां भारतवर्ष में दिल्ली सल्तनत का राज चल रहा था। गद्दी पर बैठा था मामलुक वंश का सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के राज में भारतवर्ष में धन धान्य के भंडार थे। शाही खजाना इतना भरा पड़ा था कि किसी भी हमलावर के मन में लालच पैदा कर सके। मगर फिर भी चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार नहीं किया। उस वक्त जलाल मगनबुद्दी ने भारत में प्रवेश कर मुल्तान में शरण ली थी। यहां से उसने दिल्ली में मौजूद इल्तुतमिश को एक संदेश के जरिए दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दिल्ली आने की इजाजत मांगी। मगनबुद्दी के इस दरख्वास्त को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी चतुराई के साथ होल्ड पर रखा। उसने मगनबुद्दी से ना इनकार किया, ना दिल्ली आने का न्योता भेजा।
इल्तुतमिश को इस बात का डर था कि अगर वो मगनबुद्नी का साथ देता है तो उसे मंगोल की विशालकाय सेना का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ मगनबुद्नी से दुश्मनी लेना भी उसे बहुत भारी पड़ सकता था। इसलिए इल्तुतमिश बहुत दिनों तक बहाने बनाता रहा, जिस वजह से मगनबुद्नी और उसकी सेना को मुल्तान में ही रहना पड़ा। कई इतिहासकारों की माने तो मंगोल ने मुल्तान पर हमले भी किए, मगर इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। मगनबुद्नी भारतवर्ष में इधर से उधर भागता गया, जिस वजह से उसे पकड़ना चंगेज खान की फौज को मुश्किल होने लगा। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ कि दुश्मन के इतने करीब होते हुए भी चंगेज खान ने पूरी तरह से भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। एक थ्योरी के मुताबिक चंगेज खान को सिंधु नदी के किनारे एक सींग वाला हिरन दिखाई दिया था, लिहाजा इस बात को अपशकुन मानकर उसने भारत पर हमला करने के विचार को पानी में बहाकर वापस लौटने में ही अक्लमंदी समझी। मगर वास्तविक तथ्यों को अगर मद्देनजर रखें तो कई इतिहासकार इसके अलग अलग कारण बताते हैं। उनके मुताबिक उस वक्त चंगेज खान का विशाल साम्राज्य बिखरने लगा था, कई जगह बगावतें हुई और इस वजह से चंगेज खान ने लौटना बेहतर समझा। एक संभावना यह भी बनती है कि ठंड के आदी मंगोल सैनिक भारत में मौजूद गर्म मौसम को बर्दाश्त करने में असक्षम थे, जिस वजह से इस गर्मी में लड़ना उनकी सेना को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकता था। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उस वक्त चंगेज खान बहुत बूढ़ा हो चला था, ऐसे में संभव है कि वो आगे युद्ध करने की मंशा न रखता हो, बस इस वजह से उसने वापस लौटने का फैसला किया था। मगर चंगेज खान की भारत पर आक्रमण न करने की सबसे ठोस वजह है इल्तुतमिश की सूझबूझ। इल्तुतमिश ने मंगोल के दुश्मन कहे जाने वाले मगनबुद्दी को शरण ना देकर चंगेज खान से सीधे दुश्मनी मोल नहीं ली, लिहाजा चंगेज खान ने भारत पर हमला करने का प्लान खारिज कर दिया और उल्टे पांव वापस लौटना ही सही समझा। तो ये थी कहानी चंगेज खान की भारत पर आक्रमण न करने की। खैर, इन सभी तर्कों के साथ आज के इस कहानी को देते हैं विराम और बढ़ते हैं अंत में पूछे जाने वाले एक आसान से सवाल की तरफ। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चंगेज खान के लौट जाने के बाद भारत पर मंगोल के आक्रमण हुए ही नहीं। भारत में मौजूद दिल्ली सल्तनत के लगभग सभी सुल्तानों को इसके वार का सामना करना पड़ा। साल 1398 में ऐसा ही एक मंगोल शासक जो खुद को चंगेज खान का वंशज बताता था, भारत आया। उसने दिल्ली की गलियों में लूटपाट मचाते हुए सारे शहर को अपने आतंक में जला डाला। उसका यह वार इतना घातक था कि दिल्ली लगातार 8 दिनों तक आग की लपटों में जलती रही। तो आपके लिए सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर कत्लेआम मचाने वाले इस सुल्तान का नाम क्या था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।